ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक काफी वक्फे के बाद हम आफताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं। उनसे बात करना बहुत जरूरी ये इसलिए है कि उन्हें जिस तरह से इस पूरे इलाके की उनकी रिसर्च है, जिस तरह से वहां की सियासत को जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी को जानते हैं, वहां के सिक्योरिटी के हालात को जानते हैं, ऐसे लोग भारत में बहुत कम हैं। और जिस तरह से वो समझाते हैं सादा अल्फाज में, वो सभी के समझ में आता है कि आखिर क्या कुछ है। आज जंग का 19वां दिन है और 61, जब हमारी बात हो रही है, 61 बड़े हमले हो चुके हैं ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर। और अली लारीजानी के शहीद होने की खबर कंफर्म हो चुकी है। आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत के बाद में ईरान का ये सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। इस वक्त जो बयान आ रहा है वो ये कि जंग का नतीजा जो होगा, वो जंग के बाद इस इलाके में अमेरिका का वजूद खत्म होगा। ये ईरान कह रहा है। ईरान ये भी कह रहा है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, और यह भी कह रहा है कि इजराइल की फौजी ताकत को हम पूरी तरह से खत्म किए बगैर जंग नहीं रोकेंगे। इस सब के मानी क्या हैं, ये सब हम समझ रहे हैं आफताब कमाल पाशा साहब से। पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है, जी जंग, ऐसी खतरनाक जंग शायद अब से पहले नहीं सोची थी, जो आज की खबर है तेल अवीव और उसके आसपास बहुत तबाही की खबरें हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त तक की जंग को? जी, शुक्रिया मुझे निमंत्रण देने की। देखिए, सिर्फ एक दो चीजों से पता लगाया जा सकता है कि जो इजराइल और अमेरिका 3 या 4 दिन की जंग सोच रहे थे, अली खामनेई की हत्या के बाद और टॉप कमांडर्स की हत्या के बाद, कि यहाँ का ढांचा खत्म हो जाएगा, लोग सड़कों पे आएंगे और जो नाराजगी है जो वो उनके मन में बिठाए हुए थे कि वो उनकी मदद करेंगे, और जैसा वेनेजुएला में हुआ, जल्दी तो जो है नई हुकूमत आ जाएगी बोल के, लेकिन उनके पूरे ख्वाब जो है पानी में मिल गए। और जो जिस तरीके से ट्रम्प 3 4 स्टेटमेंट में दिए हैं पिछले दिनों से, एक तो उन्होंने ये बताया है कि मैं हैरान हूं कि ईरानी जो है, ये इनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतना ज्यादा है कि हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये इतनी अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, और उनके हथियार इतने आधुनिक हैं, और ये हमारे से सुपीरियर लगते हैं कई शोबों में। दूसरी बात यह है कि वो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद नहीं करते थे कि खाड़ी के देशों में जो हमारे अड्डे हैं, उन पे इतने बड़े पैमाने पर ईरान हमला कर देगा, और हमें इतने बुरी हालत या चैलेंजेस फेस करना होगा, क्योंकि ईरान ने वहाँ के रेडार सिस्टम, वहाँ का थार्ड सिस्टम, वहाँ का बहरीन में फिफ्थ फ्लीट का अड्डा, और इराक से लेके कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान और इजराइल और जॉर्डन, सभी पे निशाना बना है एक ही साथ साथ, जो कि 28 तारीख को शुरू हुआ और 57th वेव चल रहा है। आज से पता चलता है कि जो ट्रम्प कह रहे हैं कि इनकी कुव्वत का हमें अंदाजा भी नहीं था, तो ईरान ने तकरीबन 3 वेव्स हर दिन मार के बता दिया है कि उसकी कुव्वत क्या है, वो कैसे लोग हैं, और ये इतनी बड़ी ताकत वो कैसे बन सके। और उनको उनके सलाहकारों ने बताया नहीं था, इसलिए कि वो मान के चल रहे थे कि ये दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले मुल्ला हैं
ना इनको कुछ जानकारी है और ना इनकी जंग की तैयारी है। इस लिहाज से जो है और तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपने दोस्तों से, नाटो देशों से आग्रह किया कि आप पे ये तेल और गैस का असर हुआ है, आपकी इक्तिसादी मईशत के ऊपर इसके गंभीर परिणाम होंगे, तो हमारे साथ आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए हमें मदद करिए। हम्म। ये हमारी इंडिया की भाषा में ये कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट भीख मांग रहे हैं उनसे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और सभी देशों से, और सभी देशों ने मिल के इनकार कर दिया है। हम्म। ये पहली बार हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अपने इतने करीबी दोस्त अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिनसे वो डरते थे और कांपते थे कई लोग, तो इतनी हिम्मत उनमें कैसी आई और ना बोलने की सलाहियत कैसी आई। और वो ये ताकत जो है सिर्फ ट्रंप ने उनको दिया। उनको हम्म। इतनी गैरत की नजर से देखते थे, उनको इतना जलील करते थे पब्लिक में, चाहे वो जेलेंस्की हो या यूके के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो। तो अल्टीमेटली ट्रम्प को ये कहना पड़ा कि अगर कोई भी हमारा साथ नहीं देता तो हम अकेले हैं, हम हम्म। अकेले पूरी दुनिया से मुखातिब करेंगे और लड़ेंगे। और उन्हीं के माइंड स्वीपर्स जो थे अब्राहम लिंकन के साथ, उनको जो है वहां से पहले तो अब्राहम लिंकन डर के और उन पे जो हमला हुआ, जो नुकसान हुआ, उसकी वजह से 1,500 किलोमीटर इंडियन ओशन में गल्फ ऑफ ओमान से ले गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इतनी दूर चला गया और उसमें बेबसी की बात है। और माइन स्वीपर्स जो है खाड़ी से निकाल के मलेशिया भेज दिया गया है, हम्म। क्योंकि उनको पैसिफिक में चाहिए चीन का मुकाबला करने के लिए। अगर इन पे हमला होता है ईरान का, और वो बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम्म। तो ये डर और खौफ से जो है अब्राहम लिंकन ही दूर नहीं हुआ, उनके पूरे असला लदे जहाज जो है चले गए हैं। तो ये तीन चार उदाहरणों से, और चौथी बात, अहम बात है कि उन्होंने खाड़ी के देशों से आग्रह किया कि आप कुछ करिए, आप हमारी मदद करिए, या ईरान पे हमला करने में हमारे साथ शामिल हो गया। और सभी ने इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे और आपको हमारी जमीन या हवाई स्पेस भी मुहैया नहीं कराएंगे। तो ये सभी तरह से जो है चीन और पुतिन के अलावा ये सभी देश जो है अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं, और इसराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका इस नौबत पे पहुंच गया है। जी। इसराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका का ये हाल हुआ है कि यूरोप के मुल्क नहीं आ रहे मदद करने के लिए। अरब खुद, जिन पर अमेरिका के अड्डों पर ईरान हमले कर रहा है, वो भी ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त जब बिल्कुल मैं अभी बात कर रहा हूं तो 61 बड़े हमले, 61 लहरें पूरी हो चुकी हैं। तो ऐसी हालत में जब ट्रंप ने अमेरिका को तनहा कर दिया है, पूरी तरह से आइसोलेशन में एक तरह से नजर आ रहे हैं ट्रंप और अमेरिका। और अभी 18 दिन हुए हैं, 19वां दिन है आज जंग को। आपको क्या लगता है इस और ये कितने दिन और चल पाएगा? सरेंडर कितने दिन में करेगा अमेरिका, अगर किसी तरह से होगा सरेंडर? चूंकि जिस किस्म के नुकसान बार बार किए जा रहे हैं ईरान में, वो अभी तक उनकी अकल में क्यों नहीं आ रही कि कुछ अफराद के मारने से ये हुकूमत गिरने वाली नहीं है? ये क्या, ये कहां अटका हुआ है मामला? दो चीजें हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है नेतन्याहू के द्वारा जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, और जो यहूदी बिलियनर्स हैं, मालदार हैं, जिन्होंने पैसा दे के इनको गद्दी पे बिठाया है, तो उनसे ये डरते हैं। हम्म। दूसरी बात ये है कि ट्रंप का ईगो। हम्म। देखिए, कम से कम 6 बार उन्होंने कहा कि हमने जंग जीत गई, हम्म। ईरान को हरा दिया है, ईरान हम्म। को तहस नहस कर दिया है, अब वहां टारगेट्स कोई बाकी नहीं रहे हैं। और ये करके जो है स्टॉक मार्केट पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तेल की कीमतों पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कर कह रहा है
ईरान को तहस नहस कर दिए, अब तेल की कीमतें गिर जाएंगी बोल के, तो इमीडिएटली वो पॉजिटिव रिस्पांस, खुशखबरी देखते हैं स्टॉक मार्केट में, वॉल स्ट्रीट में, पूरी दुनिया में, जिससे असर होता है। हम्म। तो ये दो चीजों से पता चलता है कि वो अपने ही ख्याली दुनिया में मध्यम है, और वो रियलिटी को हालांकि समझते हैं कि ईरान के लोग बहुत जहनी हैं, स्मार्ट हैं उनसे, और इतनी तवील अरसे तक जंग लड़ रहे हैं, जो कि उनको ख्वाबों में भी यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी शिद्दत से ईरान जवाबी हमला करेगा, अगर करेगा भी हम्म। तो वो समझते थे कि 4 दिन में जो है इनका पूरा कमर तोड़ दी जाएगी, और इनके कमांडर्स और मिलिट्री फैसिलिटीज, मिसाइल प्रोडक्शन वगैरह सब खत्म कर दिए जाएंगे। तो अब उनको पता चल रहा है कि ये जंग जो उन्होंने जीत ली थी 6 बार, तो अब उनको पता चल रहा है, और वो जो ब्लेम कहते हैं, जिम्मेदार, उनके जेरार्ड कुशनर को बोल रहे हैं, विटकॉफ को बोल रहे हैं, रूबियो को बोल रहे हैं, और पेट हेस्गत को बोल रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी को। तो यानी वो इनके दबाव में आके जो नेतन्याहू को नाम अभी तक नहीं लिए, तो इनके उनके सलाहकारों के दबाव में आके जंग छेड़े हैं बोल के उन्होंने खुद एडमिट किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ ये है कि यूरोपियन देश और सभी देश जानते हैं कि अमेरिका जो है बैकफुट पे है, ऑलमोस्ट हार चुका है। सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, जो खाड़ी के देशों में बर्बादी हुई है उससे साबित होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी लेके वो बेबस है कि ईरान का जो तसल्लुत है खाड़ी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको भी वो अपने दोस्तों के जहाजों को आने या जाने देने की ताकत, सलाहियत नहीं रखता। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इसराइल की तरफ तो कंप्लीट ब्लैकआउट है, वहाँ क्या हो रहा है सिर्फ छोटे मोटे वीडियो आते हैं, कभी बताया जाता है कि नेतन्याहू, बेन गवीर और स्मोट्रिच मर गए हैं, या कत्ल हो गया है, या जख्मी हैं वगैरह बोल के। लेकिन जो असलियत है, जो लोग मरे हैं, जख्मी हुए हैं, जो वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसका कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो एक तरफ तो ईरान जो हमला इजराइल पे कर रहा है, उसकी रिलायबल फिगर्स या सिचुएशन नहीं आ रही है। उसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेटेड अटैक हिजबुल्लाह कर रहा है, उससे कहीं और ज्यादा है। नॉर्दर्न इजराइल गलीलिया एरिया पे ही नहीं, हाइफा पे भी हो रहा है, सेंट्रल टेल-अवीव पे भी हो रहा है, और इतनी शिद्दत से बमबारी हो रही है, रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स के जरिए। तो इजरायली मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ को मजबूरी में कहना पड़ा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतने हथियार इनके पास हैं। हम समझे थे कि इनको हम डिग्रेड कर दिए हैं पिछले साल अक्टूबर से पहले जब सीज फायर हुआ। तो वो खुद परेशान है कि वहाँ का एयर डिफेंस जो है कंफ्यूज हो जा रहा है, मारे तो हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को मारे या ईरानियन मिसाइल्स को मारे। तो इसलिए वो अंधाधुन जो है अपने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, जिसकी किल्लत बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनका डिफेंस बजट 850 इमरजेंसी में निकालना पड़ा, और अमेरिका से भी 2 बिलियन से ज्यादा वहाँ के सेनेट को अप्रूवल लेने की तैयारी हो रही है। तो दूसरी तरफ ईरान है, वो कह रहे हैं कि हम इस हमले का जवाब दे रहे हैं, हम इनके विक्टिम हैं, तो उन्होंने शुरू की है और हम खत्म करेंगे। और ये कब खत्म करेंगे वो बता नहीं रहे हैं। कुछ सूत्रों के जरिए जो लीडर्स हैं वहाँ, मिलिट्री, सिविलियन, वो कहते हैं कि हमारे पास 6 महीने तक लड़ने की कुव्वत है, उससे बढ़ के भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अली खामनाई ने जो स्ट्रक्चर बना के गुजर गए, तो वो इंडिपेंडेंट हैं, और खामिनाई या अली लारजानी, ये अभी आज की खबर है कि वहाँ की इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खातिब को भी कत्ल किया गया है, आज उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के अनाउंस किया। तो ये समझते हैं कि ये टॉप लीडरशिप को खत्म करके जो है ईरान हार जाएगा बल। लेकिन उनके डेप्यूटी हैं, उनके सुपर डेप्यूटी हैं, पीछे खड़े हैं, लाइन जो सीनियर
कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं वगैरह। तो ईरान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ गवर्नेंस है, तो ये समझ नहीं पाए ये इजराइल और अमेरिका, पूरी दुनिया। तो वो समझते थे कि ये मुल्ला जो है ये काबिल नहीं है, ये सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तकरीरें देते हैं और लोगों को भड़काते हैं और हिजाब पहनाते हैं बोल के इनके जहन में बैठा था। और अब ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आईआरजीसी जो है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट फोर्स है हर एक 31 प्रोविंसेस में, और उनको हिदायत दी है कि आपके पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, पूरा गोला बारूद है, आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए जब हमला शुरू हो जाता है बोलते। तो ये ये बहुत। अब सिर्फ ये एक ईरान नहीं है, हाँ 31 ईरान है। जी जी 31 ईरान है। जो बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में जब गिरते हैं तो एक मिसाइल के जो 80 पुर्जे हो जाते हैं, क्लस्टर हम्म बम। तो उस तरह जो है वो हैरान और परेशान कर दिए हैं इजराइल और अमेरिका को और पूरी दुनिया को। जी। यानी ईरान एक नहीं है, 31 ईरान है, वो सब अलग अलग डिसइंटीग्रेटेड, एक तरह से अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, भरपूर जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इस बीच में एक खबर आई कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया। एक और खबर आई, जॉर्ज गैलोवे ने बताया 137 या 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी ईरान के हाथ में हॉस्टेजेस हैं, कैदी हैं। तो ये जो सूरत बन रही है कि इतनी बड़ी तादाद में हॉस्टेजेस लेना, अब तो लिवरेज ईरान के पास न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि इन फौजियों की शक्ल में भी इनके पास है। आपके पास क्या इस तरह की कोई इत्तलात है, कुछ इंफॉर्मेशन है? जी, जब 28 को फरवरी को हमला हुआ इजराइल और अमेरिका के द्वारा, उसी दिन शाम को जो है ये अमेरिका और इजराइल सुबह 9:40 पे हमला किया। तो उसी दिन 4 बजे से जो है ईरान का रेस्पॉन्स शुरू हो गया और उनका पहला हमला कुवैत पे था। हम्म सबसे नजदीक है हम्म वो निशाना। तो जब वहां उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन्स दागे, कम से कम 150 अमेरिकी फौजी जो है फील्ड में थे, बेस पे थे, हम्म बेसिस पे थे, एक से हम्म 4 हैं। तो उसमें 150 से के करीब जख्मी हुए और उनको जो है जर्मन अस्पतालों में और टेक्सास में सैन एंटोनियो बोल के एक शहर है, मैं हम्म गया हूँ वहाँ। तो हम्म वहाँ मुंतकिल किया गया है और वहाँ के सूत्रों से हमारे भारतीय सूत्र, हमारे रिश्तेदार भी हैं जर्मनी और नजदीक, उन्होंने बताया कि वो पूरे हॉस्पिटल्स में जो सिविलियन को भी ट्रीट करते थे वहाँ, हम्म उनको भी निकाल बाहर करे ये अमेरिका के सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सीरियस और बड़े पैमाने पे हमला हुआ है सिर्फ एक खाड़ी के देश में। हम्म तो अब बहरीन पे, कतार पे और दूसरे शहरों में भी अमेरिका के अड्डे, सिर्फ अड्डे ही नहीं, हम्म जहां भी वो डर के मारे छुपे हुए थे होटल्स में या हम्म घरों में, वहां पे भी ईरान ने निशाना बनाया। चुन चुन के, एक अगर कमरा है 5th फ्लोर पे या 14th फ्लोर पे, तो वहां भी उन्होंने आइडेंटिफाई करके निशाना बनाया है ईरान। उसके अलावा डेल्टा फोर्स, मुझे जो भी खबर आई, उनके साथ कुर्दिश बागियों के साथ नॉर्थ में आए थे और इंडिपेंडेंटली भी साउथ से कहीं से दखल, रेगिस्तान में उतर के वहाँ उन्होंने जाने की कोशिश की, कुछ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स को उड़ाने की या तेहरान की तरफ जाने की। लेकिन उनको पूरा जो है वो बसीज सोल्जर्स और आईआरजीसी और दूसरे लोकल फोर्सेस, उनको सब कब्जा करके, ये खुद अली लारिजानी ने कुछ दिन पहले बताया था कि हम उनको बंधक बनाए हैं और हम उनको पकड़ लिए हैं बोल के। तो हम्म उन्होंने कहा कि हम बड़ी फौज के लिए भी तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे बोल के। तो इस रिपोर्ट्स में कुछ सच्चाई है। जब हम्म अली लारिजानी ने खुद कहा और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि हम डेल्टा फोर्स भेज रहे हैं। डेल्टा फोर्स ये बहुत ही ट्रेंड हमारे कमांडो जो हैं उसी तरह होते हैं, स्पेशल मिशन जैसा ओसामा बिन लादेन के खिलाफ
पाकिस्तान में भेजे थे। तो उस तरीके से इनको भेजे थे। हो सकता है इनको बंदी बना दिया गया हो और ये हॉस्टेजेस होंगे। जिस तरीके से अमेरिका का एम्बेसी 444 डेज में रेवोल्यूशन के बाद जो बंधक हम्म, बनाए थे हम्म, डिप्लोमेट्स, उसको वो इस्तेमाल करेंगे बार्गेनिंग चिप करके। लेकिन हम्म, अमेरिका इसको मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। अमेरिका उनकी कभी बेशर्मी अपनी हो जाएगी अपनी ये। हार मानने को तैयार नहीं होता अमेरिका। और लेकिन वो ग्राउंड सिचुएशन थोड़ी बदल सकती है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर अमेरिकी फौजी ईरान के हाथ में हो तो वो तो जाहिर है वीडियो भी दिखाएंगे दुनिया को, सब कुछ दिखाएंगे वक्त आने पर। अच्छा, अब दो बहुत ही अहम सवाल हैं जिस पर मैं एक एक करके आपका जवाब चाहूंगा। एक तो हॉर्मुज जो बंद हुआ है, या ये कहिए कि ईरान के दुश्मनों के लिए जो बंद हुआ है, उस जिस तरह से अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि खुला हुआ है लेकिन हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, उसका क्या कुछ असर होगा? दूसरा, मैं समझना चाहूंगा कि अरब मुल्कों में जो अमरीकी अड्डे तबाह किए जा रहे हैं और तबाह हो गए हैं तकरीबन, उसके बाद इन हुकूमतों का क्या होगा? क्या वहां जल्दी से कुछ वो ईरान के नजदीक आ जाएंगे, या उसी तरह से अमेरिका के पर फिर भी डिपेंड करेंगे? और क्या इस बीच में वहां की पब्लिक अपराइजिंग होगी अपनी हुकूमतों के खिलाफ? ये दो चीजें बहुत ही अहम हैं। आप एक एक करके मेरे ख्याल से इस पे बता दीजिए, तो बहुत ही अहम चीजें जो नजर आ रही हैं। जी, मैं दूसरा सवाल पहले लेना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाँ। अहम है। हम्म, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाहिए इस रीजन में, ये दोनों को पड़ोसियों बन के रहना है। हम्म, और इसका कोई और हल नहीं है। हम्म, पूरे इतिहास में अगर आप देखें तो चाहे वो नादिर शाह के जमाने से हो या सफविद 16th सेंचुरी से हो, ईरान उस गल्फ को कभी हमला नहीं किया है। हम्म, चाहे वो जब पोर्तुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, तो वो इसमें कुछ मुदाखलत नहीं करे। सिर्फ ब्रिटिश आने के बाद जो है उन्होंने पर्शियन कोस्ट से जहां अरब रहते थे उनको मुंतकिल करके अब जो प्रेजेंट जीसीसी हैं उनको मुंतकिल किया हजारों की तादाद में। हम्म, क्योंकि ये दोनों जो अरब थे, पर्शियंस भी थे, उनका मेन ट्रेड जो है कॉमर्स था इंडिया के साथ, पूरे दुनिया के साथ। जहाजों में ले जाते थे घोड़े या पर्ल्स, मोती या खजूर और सॉल्ट, जो भी वहां से एक्सपोर्ट कर सकते थे। और ब्रिटिश वाले ने आके ये दोनों तरफ कब्जा कर लिया और उनके जहाजों को जाने आने न जाने दिया और उनके जहाज बंदरगाह सब जला दिए जो कि छोटे मोटे थे। तो उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड खत्म हो गया। और उसके बाद जो भी अरब प्रेजेंट ईरान जो है, वहां से उनको ब्रिटिश लोगों को अटैक करने लगे, शिप्स को अटैक करने लगे। तो पायरेसी के नाम देके वहां से होल सेल एथनिक क्लेंजिंग हो गई हम्म, ईरान कोस्ट से, बुशैर से लेके खुर्रम शहर से लेके अबदान से लेके खार आइलैंड वगैरह अप टू बंदर अब्बास। हम्म, तो 90% वहां से भगा दिए गए अरब्स। हम्म, तो इस लिहाज से जो है ईरान कभी भी उस तरफ हमला नहीं किया है। हम्म, तो मेरे ख्याल से जो अब अमेरिका और ब्रिटेन से जो शुरुआत हुई, तो उन्होंने इन ट्राइब्स को अलग अलग झंडे देके जो है देश बना दिया। हम्म, अल सबा को उन्होंने कहा कि आप कुवैत पे हुकूमत करेंगे, इस टुकड़े पे जो कि ऑटोमन सुल्तान का इराक विलायत से लिया गया था। हम्म, सऊदी अरब को वहां भी सऊद गवर्नमेंट के अंडर दे दिए। हालांकि उनको जो मदद करे सत्ता में आने के लिए, वो रास तनूरा और दमाम दहरान के शिया लोग थे। हम्म, उनकी उनके पैसे लेके, उनके हथियार लेके, उनके घोड़े लेके, उनके सपोर्ट लेके जो है इब्ने सऊद सऊदी अरेबिया बना हम्म, 1916 से लेके 32 तक। हम्म, बाद में जो सत्ता में आए, ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में आके इनको धीरे धीरे सप्रेस करने लगे।
जो कि अभी भी वो जुल्म चल रहा है और वहां के लोग भूले नहीं है, जहां 90% से ज्यादा तेल है और पूरे ऑयल टर्मिनल्स, पाइपलाइंस, रिफाइनरीज लोकेट हैं। तो जो गुस्सा बहरीन में देखा जा रहा है, अब फिफ्थ फ्लीट पे जो हमले हुए हैं, उनके रेडार बेसिस पे जो हमले हुए, आपको विजुअल्स वीडियोस देखे होंगे कि लोग सड़कों पे आए हैं। ये कौन लोग हैं? ये 80% से ज्यादा जो शिया हैं, वो ये खलीफा डायनास्टी को बाहर से आई है, इन्वेडर्स है, कॉलोनियलिस्ट है बोल के मानते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ला के वहां लाई कतार से। तो वहाँ इतनी नाराजगी है खलीफों के साथ, जो कि कुवैत में भी है बहुत ज्यादा, खली अल सबा के खिलाफ। और ईस्टर्न सऊदी अरब में, जैसा आपको बताया, में शिया लोग हैं, वो पूरे वो मानते हैं कि हमारे जमीन में हमारा तेल है और इससे जो है किंग सऊद की फैमिली ऐशो इशरत कर रही है और अमेरिका के पिट्टू बन गए। यही मंजर कतार में, यूएई में भी है, हालांकि ओमान एक डिफरेंट एग्जांपल है। तो वहां की जनता और रूलर्स के बीच में जो गैप है बढ़ता जा रहा है, और सबसे गहरा गैप बहरीन में है। आपको याद दिला दूं कि अरब स्प्रिंग में जो है, जब लोग सड़कों पे आए, ज्यादातर शिया लोग, उसमें सुन्नी भी शामिल थे, मैं गया हूँ वहाँ उसके बाद। तो वहाँ एक पर्ल स्क्वायर बोल के हमारा दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है, वो बहुत बड़ा स्क्वायर होता था। तो हजारों के लाखों की तादाद में जमा होते थे, इकट्ठा होते थे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये खलीफा गवर्नमेंट ने तहस नहस करके लेवल कर दिया। ना अब पर्ल स्क्वायर दिखता है, ना कुछ दिखता है, तो ताकि लोग जमा ना हो उतने बड़े पैमाने पे। तो उसके बाद से जो है हजारों के शिया लोगों को वहां से मुंतकिल कर दिया गया, उनके पासपोर्ट छीने गए हैं, जेलों में हैं, और बहुत ही जुल्म और सितम उनके पर हो रहा है। इसी वजह से लोग सड़कों पे हैं। और वो अगर ये जंग तवील अरसे तक जारी होती है और ईरान उनके रिफाइनरीज के बापको में या डिसलिनेशन प्लांट पे हमला करता है, तो ये लोगों का एंगर, गुस्सा, खलीफा के महलों पे जाके चढ़ जाएंगे। और पहले ही वो भाग चुके हैं, रियाद में चले गए हैं, अफवाह आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इसी तरह से जो यूएई इजराइल के साथ इतने गहरे रिश्ते करके, और ईरान खास तौर पे दुबई को निशाना बना रहा है, क्योंकि वो अड्डा हो गया था मोसाद का, सीआईए का। रॉ भी वहाँ के एजेंट जाके मिलते थे वहाँ, पूरा एजेंट कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और एस्पेनॉज इंटेलिजेंस हेड हो गया था, और वहां से पूरा कोऑर्डिनेट करते थे कतार से, सेंटकॉम से, अल उदैद बेस से, कुवैत से, सुल्तान बेस से वगैरह। तो ईरान ने इसको आइडेंटिफाई करके अब वहाँ की जनता भी, ये यमन वार के बाद जिसमें काफी यूएई की सोल्जर्स हताहत हुए थे, अब जो नरसंहार यूएई चला रहा है सूडान में, पहले जो यमन में और सोमालिया में और लीबिया में, सीरिया में करा है, तो वहाँ भी गैप जो है रूलर्स और लोगों के बीच में बढ़ रहा है। मैं इसमें तफसील से जाना नहीं चाहता, लेकिन ये एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने आप को मोनार्कीस मानते हैं, और यहाँ के सभी रूलर्स, 6 रूलर्स, वो लोगों को बताते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी चल नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और आपको कोई हक नहीं है रूल ऑफ लॉ को डिमांड करने की, या पार्लियामेंट या प्रेस फ्रीडम या सेपरेट इंडिपेंडेंट जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ, जिसमें हमें भी इक्वल शामिल कॉमन सिटीजन्स का सामना करना पड़ा। एक ही सेंटेंस में मैं खत्म करता हूँ ये पॉइंट कि किंग फहद जब 82 में आए, तो वहाँ बड़े मुजाहरे हुए कुवैत को लेके, गल्फ वॉर में लेके। तो उन्होंने एक बेसिक लॉ निकाला जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उस दौरान उन्होंने एक स्पीच में, मुझे अभी याद है, उन्होंने कहा कि ये हमारा देश है, हमने इसको स्थापित किया है, और हमारा हक होता है और किसी और का नहीं। डेमोक्रेसी मतलब सब इक्वल हैं, हम ऐसा नहीं मानते, ये सूटेबल नहीं है हमारे देश के लिए। और यही अप्रोच सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, वो कहते हैं कि हमारी
ये प्रॉपर्टी है, हम्म, और जो भी तेल आता है, जखीरा है, वो हमारे रेवेन्यू है। हम्म, इसका एक और छोटा उदाहरण देता हूँ। 95 में जब कतार में ये प्रेजेंट तमीम के बाप जो आए, हम्म, उनके बाप को ओवरथ्रो करके, तो जब तमीम के फादर जब रूलर बने, तो उनको पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ कतार में एक पैसा भी नहीं है तिजोरी में। हम्म, जब सैलरीज देने का मौका आया हम्म, महीने के एंड में, उनको फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि हम मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, ये कतारी रियाल भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या हो गया? पूरा जो तेल और गैस का पैसा आता था वो उनके फादर के अकाउंट, स्विस अकाउंट में जाता था। वो हम्म, डिसाइड करते थे कि कितना ये मिनिस्ट्री को, ये एजुकेशन को और फॉरेन मिनिस्ट्री को जाएगा। तो वो पूरा सेपरेट चेक लिख के देते थे। ना कोई बजट होता था, ना ऑडिट होता था, ना कंट्रोलर जनरल थे, ना कोई उनको पूछने का हक था, ना मिनिस्टर भी जानता था, नहीं जानता हम्म। था। तो ये हालत है यहाँ। तो ये तो तो आपने बहुत ही मतलब बहुत ही अहम जानकारी दी। हमारे पास जरा वक्त कम बचा है। एक और आपने जी। वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का बताया हाँ, था, हाँ, हाँ, जी, संक्षिप्त में बता जी। देता हूँ। देखिए, अब इससे परिणाम ऑलरेडी हम सबको पता है कि तेल की किल्लत से जो है ऑयल प्राइसेस $100 से ज्यादा हुए हैं। गैस के भी यही हाल है। और वॉल स्ट्रीट और स्टॉक मार्केट में पूरे दुनिया में उथल पुथल चल गया है। और खतरा ये है कि अगर तवील अरसे तक ये जंग खींचेगी, तो ये ऑयल प्राइसेस, जैसा ईरानियन लीडर्स ने कहा कि $200 तक भी जा सकता है। और रूस चूंकि यूरोपियन यूनियन को गैस और तेल नहीं देना चाहता है, तो इस लिहाज से जो है इसके प्राइसेस आगे बढ़ने की उम्मीद है, और भारत पे भी गंभीर असर इस पे होगा। और इसके लेते हुए जो अमेरिका के पर असर होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे, उनके डॉलर पे, और उनके फ्यूचर मेक अमेरिका ग्रेट के प्लान्स पे, जो कि ऑलरेडी टैरिफ से लोग परेशान हैं, क्या हो सकता है। और उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह होने वाली है अगर ये तवील अरसे तक ईरान जंग जारी रखता है और खाड़ी का हॉर्मोज स्ट्रेट बंद रखता है। और हॉर्मोज बंद करने का मतलब ये भी है कि इन अरब मुल्कों की जो जरूरत की, रोजाना की जरूरत का सामान आता था, वो रास्ते भी बंद हुए। न सिर्फ तेल एक्सपोर्ट बंद हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा आखिर में मैं भारत के बारे में बात करना चाहता हूं। पिछले तकरीबन 5-6 दिन में विदेश मंत्री ने हमारे अब्बास अराक्ची से कम 3 बार बात की है। प्राइम मिनिस्टर ने वहां के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से बात की है। 2 जहाजों के आने की इजाजत मिली। वह हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ब्लैंकेट परमिशन नहीं है। तो क्या इसी तरह से ईरान उन मुल्कों को जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े थे, इसी तरह से टुकड़ा टुकड़ा डाल करके उनको एक तरह से अपनी तरफ लाएगा, या ये दबाव बनाएगा, ये एहसास कराएगा कि हमारे पास कितनी ताकत है, अब भी समझ लो। क्या क्या लगता है आपको? देखिए, आखिरी स्टेटमेंट अली लारजी ने का ये था कि ये हम अकेले जंग लड़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए जाररियत है, और कोई मुल्क हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने खास तौर पे अरब मुस्लिम देशों को आग्रह किया कि आप हमारा सपोर्ट करिए बोल के, हम्म, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में इसी देशों ने रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ लाया था। तो उसके बाद पता चलता है कि अब ईरान की पॉलिसी कंप्लीटली बदल गई है। और हम्म, वो ये कहते हैं कि हमारे दुश्मन जो हैं, इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम केस बाय केस अप्रोच करेंगे। अगर हम्म, भारत देखिए, पहले उन्होंने कहा कि जो भी देश उनके पास इजरायली एम्बेसी है या एम्बेसडर है, उनको एक्सपेल करना होगा बोले, हम्म, तभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हम्म, और दूसरी बात यह है कि चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करना होगा अगर आप आना या जाना होता है तो। हम्म, तो इस लिहाज से जो है, अब ये बायलैटरल करना चाहते हैं, हम्म, मल्टीलैटरल नहीं। हम्म, अमेरिका का तसल्लुत खत्म हो गया, इसराइल का हम्म, दबाव खत्म हो गया, हम आपस में बायलैटरल करेंगे। हम्म, जैसा ट्रंप ने कहा कि हम आपस में भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ का ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे,
हम WTO के जरिए, UN के जरिए, IMF के जरिए नहीं जाएंगे। तो अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के ऊपर कितना पावर है और किस हद तक जाते हैं कि आप हम किसी से नहीं डरते, ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, UN से। आपको अगर छूट चाहिए तो हमारे से बात करिए, हमारी शर्तें मानिए बोल के वो अब मुसम्मम इरादे से वो आगे बढ़े। जी। यानी इससे ये भी तय हो रहा है कि ईरान अब बायलैटरल बात करेगा और अपना, अच्छा, एक मौके के तौर पर भी तो देखा जा सकता है, भारत इसको एक मौके के तौर पे देख सकता है कि अब ईरान से ही तेल खरीदे, जिसके हाथ में कंट्रोल है रास्ते का, उसी से तेल गैस खरीदे और जो भी करेंसी में आपस में तय हो उस पर पे करे। क्यों अमेरिका के जरिए कहे हुए वेनेजुएला से या कहीं और से महंगा तेल खरीदे? अगर सीधे ईरान से खरीद ले तो मसला ही हल हो जाएगा भारत का। आपको क्या लगता है? इसी शुबे को देख के अमेरिका ने 30 दिन की रियायत दी कि आप रूस से तेल खरीदिए, क्योंकि इन्होंने चिंता जताई कि यहाँ प्रॉब्लम गंभीर हो गया बोल के। लेकिन क्या अमेरिका करने देगा? क्या इजराइल इनको करने देगा कि ईरान से, जो कि 30-35 साल से ईरानियंस उम्मीद कर रहे हैं और उन्होंने वादा भी किया था कि हम 30 दिन का क्रेडिट देंगे, इंश्योरेंस माफ करेंगे, हमारी जहाजों को तेल लदे हुए आपके बंदरगाहों पे भेजेंगे, आप रुपये में पेमेंट करिए बोल के ये सब शर्त, ये रियायतें देने के लिए तैयार था। हम इसको टुकरा दिए अमेरिका के दबाव में आके, और अमेरिका का तसल्लुत अब इतना ज्यादा है इस हुकूमत पे, ये किसी भी तरह तेल लेने के लिए ईरान से शर्तें नहीं मांगे। लेकिन शुरुआत अगर मुझे आप पूछे हैं कैसा कर सकते हैं, पहले आप कंडोलेंस मैसेज भेजिए अली खामनेई के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जो 160 से बच्चे शहीद हुए हैं उनको भेजिए। तीसरा, जो ईरानियन सेलर्स पनडुब्बी में जो मरे हैं उनके ऊपर कंडोलेंस भेजिए। और चौथा जो है, आप ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट दिया, माफी मांगिए, हमारे से गलती हो गई, हम आगे नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने आपके ऊपर अनप्रोवोक्ड इंटरनेशनल लॉ वायलेशन के खिलाफ किया, और हम अच्छी दोस्ती चाहते हैं, और हम आपसे अच्छी तिजारत और कल्चरल रिलेशंस, हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल, जो भी ये बकते हैं उसको रिवाइव करेंगे बोल के वो गिड़गिड़ा के अगर पेश होते हैं, जैसा बीरबल अकबर के पास पेश होते थे, तो उस तरीके से कोई माफी मांगने के लिए करता है तो शायद कुछ नजरसानी होगी, वरना भारत को भुगतना पड़ेगा। शायद ईरान माफ कर दे अगर भारत ये सारे काम करे। और मैं समझता हूं भारत के लिए ये और इसलिए भी मौका है, जब ये वेस्ट एशिया में अमेरिका कमजोर हो रहा है तो ये कमजोरी उसकी मुकम्मल पूरे सेटअप पर भी जाएगी, और अमेरिका को हवा बना करके अपने सर पे सवार करने को अगर उतार करके फेंक दिया जाए तो भारत जैसा मुल्क असर्टिव हो सकता है। सरकार को बड़ा फैसला लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने कई चीजें सीखी हैं कम से कम इसमें। सऊदी अरब के हुकूमत के कायम करने में शियों की मदद किस तरह से ली गई, ये मेरे लिए नई चीज थी, मैं अपने एतराफ करता हूं। बहुत सी चीजें आपने भी सीखी होंगी। आप बताइए आपका आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।